हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। और मैंने इसे पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को डाल रखा था मोल कंसेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट और पीओएसी जो प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। और उसके आगे आज हम लोग करने वाले हैं मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग। मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन, तो देखो बच्चों, कोई भी सॉल्यूशन जो है कभी कहलाता है डाइल्यूट है, कभी कहलाता है कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है? तो उसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, ठीक है, उसकी अमाउंट ज्यादा होती है तो कॉन्सेंट्रेटेड, कम होती है तो डाइल्यूट। तो इन सभी चीज को मेजर करने के लिए कुछ टर्म्स को हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसमें से सबसे पहला आता है बच्चों हमारा, ये आता है हमारा परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास, इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, इससे हमें पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन में ऐसा कह रखा है कि 40 ग्राम NaCl को हमने डाल रखा है 100 ग्राम वाटर में। ठीक है, इफ 40 ग्राम ऑफ NaCl इज dissolved in 100 ग्राम वाटर, कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो बच्चों, अभी आप लोग देख सकते हो जो 40 ग्राम है NaCl और 100 ग्राम है वाटर। तो अगर मान लो सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहां पर क्या है, नमक है हमारा 40 ग्राम और पानी है 100 ग्राम। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये जो 100 ग्राम है वो क्या है, सॉल्यूशन का मास है या फिर सॉल्वेंट का मास है? ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग कि सॉल्वेंट का मास है यहाँ पर 100 ग्राम और सॉल्यूट का मास है 40 ग्राम। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम कैसे करेंगे। कहोगे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कितना होगा, 40 प्लस 100 यानी कि 140 ग्राम आ गया हमारा सॉल्यूशन का मास। ठीक है, तो परसेंटेज बाय मास कितना होगा, तो ये है सॉल्यूट का मास 40 और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 140 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा परसेंटेज बाय मास। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलैरिटी। देखो बच्चों, मोलैरिटी को डिफाइन किया जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से नोट करते हैं। ये होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना बच्चों। तो इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बट मोस्टली जो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा होता है वो ml में दे रखा है। तो हम लोग मोलैरिटी को दूसरी तरह से लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट देखो B जो लिखता हूं मैं WB, ये क्या है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल MB है हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों हम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड जो है एक सबसे बेसिक क्वेश्चन एक लेके करते हैं, फिर चलेंगे हम लोग नए क्वेश्चंस की तरफ।
तो मान लो बच्चों, ये ध्यान रखना हमेशा इसका डेफिनेशन कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, क्योंकि डेफिनेशन का यूज मैं कई बार करने वाला हूं। ठीक है, तो अब देखो बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 250 ml solution, then calculate molarity। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे कि मोलैरिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है बच्चे, तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 4 ग्राम, और देखो मोलर मास कितना होगा। अगर NaOH की बात करूंगा तो NaOH के लिए मोलर मास कितना होगा, कहोगे 23 प्लस 16 प्लस 1 यानी कि 40 ग्राम। ग्राम मोलर मास क्या आ जाएगा, 40। तो ये आ जाएगा बच्चे 40 इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम दे रखा है 250, 250 से 4, ठीक है, 4 से आ गया 10, यानी कि 0.4 मोलर आ गया हमारा मोलैरिटी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें एक और टर्म आता है जिसको कहते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला। ठीक है, डाइल्यूशन फॉर्मूला कहां यूज होता है कि अगर मान लो जो आपके पास सॉल्यूशन है पहले से, उसमें कहेगा थोड़ा सा हमने पानी डाल करके उसको और डाइल्यूट कर दिया, तो न्यू मोलैरिटी फाइंड करो। ठीक है, तो ऐसे कंसेप्ट में हम लोग लेंगे डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला जो है हमारा, उसमें क्या आ जाएगा, इसमें लिखेंगे हम लोग M1V1 इक्वल्स टू M2V2। देखो बच्चों, आप लोग को तो पता ही होगा कि M क्या होता है, N/V, इसलिए N क्या होगा, M इंटू V। तो देखो बेटा, अगर मान लो सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग, तो अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए हमेशा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम का जो होगा मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलैरिटी कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पर ये आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मान लो बच्चों, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था हमारा, उसी को हम लोग एक एग्जांपल में लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इनिशियली क्या था कि 250 ml 0.4 मोलर सॉल्यूशन इज diluted to 500 ml, calculate new molarity, calculate new molarity। तो देखो जो कैसे करेंगे इसका, हम लोग कहोगे M1 कितना है हमारा, 0.4 m, और हमसे जो है V1 दे रखा है हमारा 250 ml। ठीक है, और हमारे पास क्या है कि V2 दे रखा है 500 ml, तो M2 हमसे फाइंड करना है। तो रिलेशन फिर से वही लगाएंगे, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, तो हमारा M2 क्या होगा, M1V1 बाय V2। M1 था 0.4, ये था 250, ये था 500। बस इसमें ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम दोनों में जो है हमेशा सेम आना चाहिए। अगर इसमें ml ले रहे हो तो उसमें भी ml लेना, इसमें लीटर ले रहे हो तो उसमें भी लीटर लेना। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा कितना, आ गया हमारा 0.2 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग डाइल्यूशन फॉर्मूला। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है इसका मोलैलिटी। अभी हमने किया मोलैरिटी, अब करेंगे मोलैलिटी। तो देखो बच्चों, मोलैलिटी को डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। ये है हमारा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको स्मॉल m से नोट किया जाता है। इसको कह सकता हूं मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जितना भी डिसॉल्व होगा हमारा सॉल्यूट, उसी को कहेंगे हम लोग मोलैलिटी। ठीक है, तो अब देखो हम बात करते हैं इसका, स्मॉल m हो जाएगा WB अपॉन में कैपिटल B इंटू 1000 अपॉन में WA, है ना बेटा। तो यहां पर मैंने बता रखा है WB के बारे में, तो WA हो जाता है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट इन
ग्राम। ठीक है, डब्ल्यू बी क्या बता चुका हूं मैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक है, कैपिटल एम बी बता चुका हूं मैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक है बच्चों, तब मान लो इस पर छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, और फिर अभी जो तीनों बता रखा है उस सबको मिक्स्ड एक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, देखो मान लेते हैं बेटा एक क्वेश्चन है कि व्हेन 18 ग्राम ऑफ शुगर is dissolved in 250 gram of water, then calculate molality, calculate molality of solution। तो देखो बच्चों, हम बात करते हैं बेटा शुगर के लिए। तो शुगर जो होता है हमारा केन शुगर, इसका होता है C12H22O11, ये आता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसके लिए मोलर मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 342 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा कैपिटल एम बी। डब्ल्यू बी कितना दे रखा है इसका 18 ग्राम। ठीक है, और आपको डब्ल्यू ए यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट वो कितना दे रखा है, तो 250 ग्राम। तो बस मोलैलिटी के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन में कैपिटल एम बी इंटू 1000 अपॉन में डब्ल्यू ए, है ना। तो ये आ जाएगा 18/342 इंटू 1000 अपॉन में 250। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बच्चे इस तरह से सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगी आपकी मोलैलिटी। ठीक है, अब बच्चों जितना हमने डिस्कस किया है, अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये तीनों के कंसेप्ट हो। ठीक है, यानी कि परसेंटेज बाय मास, मोलैलिटी, मोलैरिटी, तीनों के कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर करेंगे हम लोग कि जब मोलैलिटी दे रखा होगा तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, इसको भी हम लोग करते हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन दे रखा है कि कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ 20% NaOH सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी दे रखा है मान लो 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है बच्चों, तो क्या है कि आपको क्वेश्चन में है कि 20% NaOH सॉल्यूशन है, तो उसके लिए मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। देखो जब भी आपको परसेंटेज में डाटा दे रखा होगा, ठीक है, देखो ऐसे 20% भी लिख सकता है या फिर 20% W/W भी लिख सकता है। ठीक है, यानी कि इसकी जगह पे वो चाहता तो लिख सकता था 20% W/W। ठीक है, इस तरह से वेट बाय वेट भी लिख सकता है वो। ठीक है, तो जब भी आपको परसेंटेज बाय मास दे रखा होगा किसी क्वेश्चन में, तो हमेशा आपको लेट कर लेना है कि लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन भी 100 ग्राम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। ठीक है बच्चे, तो परसेंटेज है 20% और मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम। इससे क्या होगा कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, तो उसका 20%, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, तो रिमेनिंग हो जाएगा, है ना। तो हम लोग 20% सॉल्यूट है, तो मैं लिखूंगा मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है जिसको हम लोग WB लिखते हैं, ये हो जाएगा 20 ग्राम। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको WA लिखते हैं हम लोग, तो देखो बच्चों 100 ग्राम सॉल्यूशन, उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 - 20 यानी कि 80 ग्राम। ठीक है, अब देखो हमें मोलर मास जो है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जिसको हम लोग कैपिटल MB से डिनोट करते हैं, ये कितना हो जाएगा NaOH के लिए 40। ठीक है, तो अब अगर मान लो सबसे पहले मैं निकालता हूं मोलैलिटी, मोलैलिटी, तो जैसा आप लोग को फॉर्मूला पता है WB अपॉन में कैपिटल MB इंटू 1000 अपॉन में WA।
मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता है 20, मोलर मास पता है 40, 1000 बाई 80, है ना बच्चों। तो इसको सॉल्व करने से आपको आ जाएगा मोलैलिटी। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हम लोग फाइंड करते हैं बच्चों मोलैरिटी। ठीक है, देखो मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए हमें, एक तो चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट, फिर चाहिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो मोलैलिटी समझ में आ गया आपको। अब देखो हमारे पास, देखो आपको पता ही है कि मोलैरिटी क्या होगा हमारा, मोलैरिटी की बात करेंगे हम लोग तो ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। जब इंटू 1000 कर देते हैं तो नीचे हमें ml में वॉल्यूम लेना पड़ता है। तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता है, मोलर मास पता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है ना। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो बच्चे क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूशन इतना है, आप कह सकते हो कि मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू है 100 ग्राम। अब ये है हमारा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारा वो है 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, तो आपको पता है कि वॉल्यूम जो होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा हमारा वो होगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन था 100 और डेंसिटी था 1.2, यानी कि 1000/12 इतना ml आ जाएगा हमारा वॉल्यूम। अब हम वापस लिख लेते हैं मोलैरिटी, जिसका फॉर्मूला आप लोगों ने बताया WB कैपिटल MB इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो मास ऑफ सॉल्यूट 20, मोलर मास 40 इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम कितना आ चुका है, तो 1000 इंटू 12, है ना बच्चों। ये कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, ये कैंसिल, यानी कि आ जाएगा 6 मोलैरिटी आ जाएगा इस सॉल्यूशन की। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगर आपको परसेंटेज बाय मास दे रखा होगा, मोलैरिटी दे रखा होगा, मोलैरिटी दे रखा होगा, तो आप लोग ये सब कुछ फाइंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, परसेंटेज बाय मास देगा तो मोलैरिटी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं बेटा, एक टॉपिक रह गया है छोटा सा जिसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन, और एक है पीपीएम, इसको भी कर लेते हैं, फिर हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखो मोल फ्रैक्शन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, ये है हमारा मोल फ्रैक्शन, इसको हम लोग जाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स, किसी भी मिक्सचर, मान लो Na मोल है ए कंपोनेंट का, Nb मोल है बी कंपोनेंट का, तो टोटल मिक्सचर मोल्स कितने हो गए, Na प्लस Nb, उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, Na बाय Na प्लस Nb। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स इन मिक्सचर। मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है ना, इसमें Na मोल है ए का, Nb मोल है बी का, तो x से क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए Na बाय Na प्लस Nb, है ना, और x भी हो जाएगा इसी तरह से Nb बाय Na प्लस Nb। ठीक है बच्चों, मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना, उसका मोल अपॉन में टोटल मोल्स। ठीक है, और देखो अगर दो ही कंपोनेंट हुआ तो आप कह सकते हो कि XA प्लस XB की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई। तो अब बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कहीं भी कि 90 ग्राम वाटर में आपने 20 ग्राम NaOH डाल रखा है। ठीक है, देखो बच्चे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl लेते हैं इन मिक्सचर व्हेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl
is dissolved in it is dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, 90 ग्राम वाटर में हमने जो है 5.85 ग्राम NaCl को डाल रखा है, तो आपको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ। ठीक है, तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है NaCl का। तो आप क्या कहोगे, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं सबकी वैल्यू। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना हो जाएगा, तो इसका जो दे रखा है मास वो है 5.85 और इसका मोलर मास होता है 58.5 यानी कि 0.1। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ में वाटर की बात करता हूं, इसका मास दे रखा है 90 और इसका मोलर मास होता है 18, तो ये क्या आ जाएगा 5। तो इसे पुट कर देंगे, तो 0.1 बाय 0.1 प्लस 5 यानी कि 0.1 बाय 5.1 यानी कि 1/51 आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों मोल फ्रैक्शन आपका आ गया है ना। अब एक छोटा सा और टॉपिक है ppm, उसको करवा देते हैं, फिर हम लोग मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन में टोटल मोल्स, बस सिंपल इसमें यही कंसेप्ट है। अभी देखो एनसीईआरटी में आगे क्वेश्चन दे रखा है, मोल फ्रैक्शन से हमें मोलैलिटी निकालने के लिए कह रखा है, तो उसको निकालेंगे हम लोग तो जब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे तब। तो देखो बच्चों ppm एक होता है ppm, देखो ppm का यूज कहां पर होता है, तो जैसे कि अगर मान लो यमुना रिवर है या गंगा रिवर है ना, तो उसकी कंटामिनेशन चेक की जाती है। जैसे कि अगर छठ फेस्टिवल आएगा तो उसमें देखा जाता है कि आर्सेनिक कितना है उस पानी में, इसमें सल्फर कितना है उस पानी में, है ना, तो उसमें ये ppm टर्म्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले होते हैं उनके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, वो कंटामिनेशन चेक कर लेते हैं कि कितना आर्सेनिक है और कितना है, ठीक है, सल्फर। तो अब देखो बच्चों ppm का बेसिकली मतलब हो गया पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने कहा कि 4 ppm दे रखा है आर्सेनिक, इसका मतलब हो गया कि 10 लाख वाटर मॉलिक्यूल में 4 मॉलिक्यूल दे रखा है आर्सेनिक का। ठीक है, तो देखो ppm का मतलब क्या हो गया हमारा, इसको अगर हम लोग लिखेंगे ppm में, ppm इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। ठीक है बच्चों, तो इससे आ जाता है ppm। तो जनरली जो आपको क्वेश्चन दे रखा होता है वो दे रखा होता है ppm बाय मास में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये भी कर लेते हैं ppm बाय मास। इसका मतलब क्या हो गया कि 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैज हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इसी को कहेंगे उसका हम ppm। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बच्चों कि 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है वही कहलाता है उसका ppm। तो जैसे दे रखा है हमसे क्वेश्चन में कि 15 ppm बाय मास ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म दे रखा है। ठीक है, देन फाइंड परसेंटेज बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। ये बच्चों क्वेश्चन दे रखा है कि 15 ppm बाय मास है क्लोरोफॉर्म का किसी सॉल्यूशन में, तो इसका परसेंटेज बाय मास आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बच्चों, है ना, कि क्या होता है हमारा ppm बाय मास का मतलब कि 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम क्या होगा सॉल्यूट। ठीक है ना बच्चे, तो 15 ppm बाय मास इंप्लाइज दैट क्या होगा 15 ग्राम ऑफ CHCl3 is dissolved in 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया 15, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया 10 की पावर 6, तो परसेंटेज बाय मास क्या होता है
आपने पढ़ चुके हो कि मास ऑफ सॉल्यूट विच इज 15 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन विच 10⁻6 इंटू 100, है ना। इसलिए आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻4% आ जाएगा परसेंटेज बाय मास। ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों हमने क्या कर लिया कि अलग अलग सब सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं बच्चों मिक्स्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन में जैसे कि आपको मोलैरिटी दे रखा होगा तो मोलैरिटी फाइंड करना है, और मोलैरिटी दे रखा होगा तो मोलैरिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों एक एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन में ये है कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2 मोलर NaOH solution having density equals to 1.2 ग्राम पर ml। मेरा फेवरेट है NaOH, इसलिए बार बार मैं वही लेता हूं डाटा। ठीक है, तो आप कोई भी डाटा लेकर के समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो बच्चों, देखो हमें क्या दे रखा है मोलैरिटी, और हमें फाइंड क्या करना है मोलैरिटी। हमें कैपिटल M फाइंड करना है, स्मॉल m दे रखा है। तो जो दे रखा होता है ना बच्चे, उसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यहां कह रखा है कि 2 मोलैरिटी दे रखा है। 2 मोलैरिटी का मतलब क्या हो गया, आपने मोलैरिटी का डेफिनेशन लिखवाया था मैंने आपको, आपने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो 2 मोलैरिटी का मतलब क्या हो गया, 2 मोलर NaOH implies that 2 moles of NaOH, 2 moles of NaOH is dissolved in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना बच्चे। तो अब देखो 2 मोल दे रखा है NaOH का। ठीक है, तो इसके मास निकाल सकते हो आप लोग, है ना। कहोगे आप नंबर ऑफ मोल्स जो होगा NaOH का वो क्या होगा, मास ऑफ NaOH अपॉन में मोलर मास ऑफ NaOH, है ना। ये दे रखा है 2, तो मास ऑफ NaOH बाय 40, इससे क्या हो जाएगा मास ऑफ NaOH जो कि सॉल्यूट है वो आ जाएगा बच्चों 80 ग्राम। तो सॉल्यूट का मास आ गया हमारा इतना, दिस इज योर सॉल्यूट एंड दिस इज योर सॉल्वेंट, दिस इज योर WA एंड दिस इज योर WB, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट भी मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट भी मिल गया। तो इससे क्या निकल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप कहोगे कि मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट ले लिया हमने, ठीक है। अब ले लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना बच्चों। देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना था 80, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था 1000, इससे क्या आ गया 1080 ग्राम आ गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। अब हमें मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और हमें दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है। डी जो दे रखा है वह है 1.2 ग्राम पर ml। ये क्या है हमारा, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना बच्चे। तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है। ठीक है, तो फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये था 1080 बाय 1.2, तो कितना आ जाएगा बच्चों 900 ml आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों का फिर से बताता हूं आपको कि दे रखा था 2 मोलैरिटी और फाइंड करना था मोलैरिटी। तो मैंने कहा 2 मोलैरिटी का मतलब हो गया 2 मोल्स ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये डायरेक्टली मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, इससे सॉल्यूट का मोल्स पता है और मोलर मास पता है, तो हमने मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट आ गया 80 ग्राम। तो हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है, तो हमें क्या निकालना पड़ता है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इससे आ गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी पता है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो 900 ml आ जाएगा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों हमें मोलैरिटी निकालने के लिए जो जो भी चाहिए था वो सब कुछ मिल चुका है। ठीक है, तो हम लोग इसको पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे।
ठीक है, तो देखते हैं। मोलैरिटी होगा वही WB अपॉन में कैपिटल B इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये था बेटा 80, ये था हमारा 40, ये है 1000 और ये है हमारा कितना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी निकाला था आप लोगों ने 900। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा आपका इतना ही आ जाएगा मोलैरिटी। ठीक है बच्चों, तो अब इसका उल्टा क्वेश्चन हम लोग जो है इसको करते हैं। अब देखो बच्चों, एक दूसरा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है, प्रॉब्लम 1.8 है, आप देख लेना, सॉल्व एग्जांपल है। इसमें क्वेश्चन है कि द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि इस बार आपको मोलैरिटी गिवन है तो मोलैरिटी फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, क्या करना है हमें कि मोलैरिटी दे रखा है तो मोलैरिटी की डेफिनेशन में जाना है। ठीक है, मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो बच्चों 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि 3 मोल्स ऑफ NaCl is dissolved in 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है ना बच्चों, तो अब देखो एक साथ हम दो चीज फाइंड कर सकते हैं। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो 3 इक्वल्स टू लिखोगे आप मास ऑफ NaCl अपॉन में मोलर मास ऑफ NaCl, क्योंकि उसका मोल्स का फॉर्मूला यही होता है। तो 3 इक्वल्स टू क्या होगा, मास ऑफ NaCl बाय इसका मोलर मास होता है 58.5। तो मास ऑफ NaCl कितना आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 5 3 जा, ये देखो 5 आ गया पॉइंट, ये आ जाएगा 5। ठीक है, और उसके बाद देखो यहां आ जाएगा 17, मेरे ख्याल से आ जाएगा 175.5 ग्राम के करीब आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा 150। ठीक है, तो इतना ग्राम के करीब आ जाएगा मास ऑफ NaCl। ठीक है, अब देखो हमें जो है डेंसिटी दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है। आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है आपको 1.25 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है आपको 1000 ml। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इज 1000, डेंसिटी इज 1.25, तो कितना आ जाएगा 1250, इतना ग्राम आ जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा हमारा वो क्या होगा, जिसको हम लोग WA लिखते हैं, ये होगा मास ऑफ सॉल्यूशन which is 1250 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट which is 175.5, है ना बच्चे। तो ये आ जाएगा हमारा इतना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लगभग 24, तो ये आ जाएगा 70, तो 1075 के करीब जो भी है वैल्यू जो आ जाएगी हमारी। ठीक है, इससे आ जाएगी मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और फिर हम लोग निकाल लेंगे मोलैलिटी, है ना। तो मोलैलिटी क्या होगा बच्चों हमारा, स्मॉल m से नोट करते हैं। तो मोलैलिटी कितना आ जाएगा, विच इज मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, जो होगा हमारा कितना था 175.5, 175.5 अपॉन में 58.5 इंटू 1000 अपॉन में ये आ गया हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, तो 1250 माइनस 175.5। एक में पॉज करना। तो बच्चों देखो 1250 माइनस 175.5, ये आ गया लगभग 1074.5। अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ गया हमारा 2.79 मोलर सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया कि जब मोलैरिटी दे रखा होगा तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, और इससे पिछले क्वेश्चन में देखा कि मोलैरिटी दे रखा होगा तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है, तो आपसे कहेगा मोलैलिटी फाइंड करो, तो उसको कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, देखो बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है हमें कि कैलकुलेट मोलैलिटी,
मोलैलिटी ऑफ, जैसे एक बुक में दे रखा है आपका मोलैलिटी ऑफ 0 पॉइंट इथेनॉल इन वाटर सॉल्यूशन है क्वेश्चन में जो है बच्चों। अब देख लेना जो भी क्वेश्चन है, मैं ले लेता हूं मोलैलिटी ऑफ इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर ऑफ मोल फ्रैक्शन, ऑफ मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.04, है ना। तो देखो मान लेते हैं कि हमसे कह रखा है कि मोलैलिटी दे रखा है इथेनॉल इन वाटर का 0.04, तो आपको कह रहा है मोलैलिटी फाइंड करो। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन C2H5OH का क्या होगा हमारा, तो कहोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल होता है वही C2H5OH, अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, है ना। तो अब देखो बच्चों ये दे रखा है हमें मोल फ्रैक्शन, और हमें क्या चाहिए, हमें मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए हमें, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट जो चाहिए 1000 ग्राम। तो अगर यहां पर जो है मोल्स ऑफ वाटर के लिए हम लोग अगर मास ऑफ सॉल्वेंट को हम 1000 लेट कर लें, तब जो भी आ जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट विल बी आर मोलैलिटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमें इस सब का रेशियो दे रखा है जो 0.04 है। ठीक है, अब हम अपने मन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, जो भी सॉल्वेंट लेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूट का मोल्स चेंज हो जाएगा। तो हमें मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए हम अगर वाटर का मास 1000 ग्राम ले लेंगे, तब जो भी सॉल्यूट का मास निकलेगा वही होगा हमारा मोलैलिटी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं therefore फॉर मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लेना पड़ेगा हमें 1000/18 विच इज 55.56, है ना। अब उसके बाद जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल आ जाएगा वही आएगा मोलैलिटी। तो देखो हम सिंपल वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 0.04 इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस 55.56, है ना बच्चों। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो जो भी आ जाएगा यही हो जाएगा हमारा मोलैलिटी। ठीक है, तो कभी भी ऐसा देगा तो हम लोग मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि एग्जाम्पल है, या फिर बैक एक्सरसाइज में जो कुछ क्वेश्चन है मुश्किल वाले वो देख लेते हैं। उसको कैसे करेंगे बच्चों, तो उसको आप लोग एक बार देख लो। देखो बच्चों एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, देखो इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है हमारा, सबसे लास्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं। कह रहा है क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लैब बाय ट्रीटिंग द मैग्नीज डाइऑक्साइड विद द एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। हमें बेटा एक रिएक्शन दे रखा है कि 4HCl, हमें बेटा रिएक्शन दे रखा है 4HCl प्लस MnO2, MnO2 सॉलिड है, ये दे रहा है हमें 2H2O लिक्विड, 2H2O लिक्विड दे रखा है प्लस MnCl2, MnCl2 एक्वस दे रखा है प्लस Cl2 गैस दे रखा है। ठीक है ना, ये रिएक्शन दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। हमें बेटा इसका मास दे रखा है 5 ग्राम और इसका मास हमसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा आसानी से आप लोग कर सकते हो। जैसे कि हम लोग बात करते हैं बेटा कि MnO2 के लिए, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो गिवन होता है मास उससे मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2 कितना हो जाएगा, तो 5 अपॉन में 55 लेते हैं इसका प्लस 32, तो कितना आ जाएगा 5/87, ये आ गया बच्चों मोल्स ऑफ MnO2। ठीक है, अब देखो बेटा इसके 1 मोल के लिए HCl के कितने मोल चाहिए, 4, है ना। कहेंगे सिंस 1 मोल ऑफ MnO2 requires 4 moles of HCl, इसलिए इसके कितने मोल थे, तो 5/87,
तो 5/87 मोल के लिए कितना चाहिए, 4 इंटू 5/87 मोल चाहिए, यानी कि 20/87 मोल चाहिए हमें HCl के। ठीक है, ये आ गया मोल्स ऑफ HCl। अब हमें मास ऑफ HCl पूछ रहा है, तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl क्या होगा, मास ऑफ HCl अपॉन में उसका मोलर मास ऑफ HCl, है ना बच्चों। तो मास ऑफ HCl क्या होगा, मास ऑफ HCl होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इंटू मोलर मास ऑफ HCl। ठीक है बच्चों, तो यहां पर लिख लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स, तो मास ऑफ HCl कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स विच इज 20/87 इंटू 36.5। ये बेटा HCl का मोलर मास हो जाएगा 36.5। ठीक है, तो देखो बच्चों ये आ गया हमारा मास ऑफ HCl आ जाएगा 20/87 इतना किया, तो ये आ गया लगभग हमारा 8.39 ग्राम आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चा इससे ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं, यहां पर आप लोग को क्वेश्चन जो है मैं दे दूंगा डिस्प्ले में। ठीक है, अब हम लोग इससे ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जो सबसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहेंगे, इसमें हमें दे रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट के लिए दे रखा, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स टू कंप्लीटली विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन। ये है क्वेश्चन नंबर 1.35। तो पहले इस बार इसको हटा देते हैं एक बार। देखो बेटा हमसे पूछ रहा है मास ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली विथ 0.25। तो रिएक्शन लिख लेते हैं, रिएक्शन गिवन है हमें CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है बच्चे, हमसे कह रखा इसका मास फाइंड करो। ठीक है, जबकि हमें HCl के लिए दे रखा है वॉल्यूम और मोलैरिटी, ये दे रखा है 25 ml एंड मोलैरिटी दे रखा है 0.75 मोलर, है ना। तो कह रखा है इसका मास फाइंड करो। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, आपको ना बेटा दे रखा है वॉल्यूम और दे रखा है आपको मोलैरिटी, तो आपने बेटा पढ़ रखा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, ये आता है हमारा मोलैरिटी, है ना। तो बेटा देखो, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो कहोगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो बेटा यहां वॉल्यूम दे रखा है ml में और मोलैरिटी लिखेंगे 0.75 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, तो जब बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा तो आप कंपेयर कर सकते हो आसानी से। कैसे, कि जब 2 मोल हमें HCl चाहिए तो उसके लिए 1 मोल CaCO3 चाहिए। कहेंगे सिंस 2 मोल्स ऑफ HCl requires 1 mole of CaCO3, 1 mole of CaCO3, therefore 1 mole HCl will require 1/2 mole of CaCO3, therefore इसके कितने मोल्स थे, तो ये देख लो बच्चों, ये आएगा हमारा 0.75 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -3। इतने मोल HCl के लिए कितना मोल चाहिए होगा, 1/2 इंटू 0.75 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -3, है ना। तो ये आ गया हमारा बच्चों मोल्स ऑफ CaCO3, है ना। तो जब बच्चों मोल्स ऑफ CaCO3 आ गया हमारा, तो अब मास ऑफ CaCO3, तो अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 क्या होगा, तो ये हो जाता है हमारा मास ऑफ CaCO3 अपॉन में मोलर मास ऑफ CaCO3, है ना। तो मास ऑफ CaCO3 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इंटू मोलर मास ऑफ CaCO3। तो नंबर ऑफ मोल्स आ चुका है बच्चे 1/2 इंटू 0.75 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 100 कर देंगे, है ना बच्चों, ये आ जाएगा 100। तो देखो 25 होता है हमारा 625 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1875। तो 18.75 तो आ गया इस दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, हम इसको ऊपर लिख लेते हैं।
तो देखो बच्चों, अब यहां से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 25 इंटू 3 से हो जाता है 1875, और यहाँ पॉइंट के आगे 2 डिजिट था तो आ गया हमारा 18.75 बाई 2 कर दिया। अब देखो यहाँ 10 की पावर -3 थे इंटू 100 था, तो ये रह जाएगा 10 की पावर -1, तो ये 2 9 जा, और ये देखो 375 भी कर सकते थे हम लोग, है ना। तो इस तरह से 0.9375 ग्राम इतना आ जाएगा हमारा मास ऑफ CaCO3। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चे। अब चलते हैं बच्चों हम लोग इससे ऊपर वाला क्वेश्चन, जो 1.35 का क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछ रहा है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें कह रखा है वेल्डिंग फ्यूल वाला जो क्वेश्चन है, इसमें कह रखा है बच्चों कि 10 लीटर जो है STP पे जो गैस है इसका मास है 11.6 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर है 1.34। आप लोगों को क्वेश्चन दिख जाएगा डिस्प्ले में। तो मैं सबसे पहले क्या है बेटा कि क्वेश्चन में दे रखा है कोई वेल्डिंग फ्यूल गैस है, ठीक है, मतलब कोई गैस है, उसके कंबसन से कितना ग्राम जो है CO2 निकलता है, कितना ग्राम वाटर निकलता है, ये हमें दे रखा है। और उस गैस के जो है 10 लीटर का जो मास है STP पे वो दे रखा है हमें 11.6 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो हमें उसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, जब भी हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास, और 1 मोल मतलब मोलर मास मतलब 22.4 लीटर का मास। ठीक है, तो हमें STP पे 10 लीटर का मास दे रखा है 11.6 ग्राम। तो लिखेंगे हम लोग कि सिंस 10 लीटर ऑफ गैस हैज मास इक्वल्स टू 11.6 ग्राम, इसलिए 22.4 लीटर का मास कितना हो जाएगा बच्चों, तो 11.6 बाई 10 इंटू 22.4। ठीक है, तो इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये आ गया हमारा 25.94 अराउंड, यानी कि 26 ग्राम आ गया। यानी कि जो हमारा गैस जो है इसका मोलर मास कितना आ गया, 26 ग्राम। ठीक है, इसका मोलर मास आ गया 26 ग्राम। ठीक है, जिसको हम लोग आगे यूज करेंगे जब एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर लेंगे तब। ठीक है बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है अलग अलग से, वो दे रखा है हमें मास ऑफ CO2 गैस दे रखा है। ठीक है, हमें मास ऑफ CO2 गैस दे रखा है, वो है हमारा 3.38 ग्राम, और मास ऑफ वाटर दे रखा है हमें 0.690 ग्राम, ये दे रखा है 0.690 ग्राम। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मास ऑफ CO2 दे रखा है और मास ऑफ वाटर दे रखा है, इन सब को यूज करके हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि सैंपल में कार्बन की परसेंटेज कितनी है और हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे करेंगे। देखो बच्चों, CO2 में बेसिकली क्या होता है, CO2 का मोलर मास अगर आप चेक करोगे तो क्या कहोगे, 12 प्लस 32 यानी कि 44, यानी कि 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होते हैं ना। तो हम इसी तरह से कह सकते हैं कि सिंस 44 ग्राम ऑफ CO2 हैज 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इसलिए क्या होगा हमारा 1 ग्राम CO2 में कितना होगा, 12 बाई 44, इसलिए 3.38 ग्राम जो है हमारा CO2 उसमें कितना हो जाएगा, तो 12 बाई 44 इंटू 3.38, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा मास ऑफ कार्बन इन दिस सैंपल, जो है इस सैंपल में जो है हमारा मास ऑफ कार्बन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों इससे कैलकुलेट कर लिया तो आ गया मास ऑफ कार्बन मिल गया हमें, इसको सॉल्व करके 0.92 ग्राम। अब इसी तरह से हम लोग वाटर की बात करते हैं ना, तो देखो वाटर का मोलर मास कितना होता है, कहोगे 2 प्लस 16 यानी कि 18, है ना। तो इस 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, तो हम भी इसी तरह से ले सकते हैं, कैसे कि सिंस 18 ग्राम ऑफ H2O हैज 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, है ना, इसलिए 1 में आ जाएगा 2 बाई 18, इसलिए 0.690 में आ जाएगा 2 बाई 18 इंटू 0.690, है ना। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे एक बार, तो इस अब देखो बच्चों इससे आ गया हमारा मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब मेन क्या है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। देखो हमें करना है बेसिकली कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर हमें मिल जाए
तो हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए हमें टोटल जो हमारा जो सब्सटेंस है उसका मास कितना है इसको निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये निकल गया मास ऑफ हाइड्रोजन, ये निकल गया मास ऑफ कार्बन, तो हम दोनों को ऐड करके फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज करते हुए हम लोग मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा मास ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ यही दोनों है। तो ये कितना होगा 0.92 प्लस 0.076, तो कितना आ जाएगा ये 0.9, ठीक है। अब आ जाएगा ये 9 और ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो 0.996 ग्राम आ जाएगा हमारा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें हम लोग कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको सबकी मास मिल चुका है। तो देखो बच्चों, हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, परसेंटेज ऑफ कार्बन जो हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए मास ऑफ कार्बन हमें पता है ना, ये है हमारा मास ऑफ कार्बन। तो आप कहोगे परसेंटेज ऑफ कार्बन हो जाएगा 0.92 बाय 0.996, है ना, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, तो वैसे भी 100 में से माइनस कर लेंगे, जितनी भी इसकी परसेंटेज होगी उसको 100 में से माइनस कर लेंगे, या नहीं तो जो इसका मास था 0.076 अपॉन में 0.996 इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आता है। तो देखो बच्चों, इससे आ गया हमारा परसेंटेज ऑफ, आ गया हमारा कार्बन, ठीक है। तो 100 में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो अराउंड इतना आ जाएगा हमारा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब आप लोग को एम्पिरिकल फॉर्मूला तो फाइंड करने आता ही है, जिसमें हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों कि जिसकी परसेंटेज होती है उसकी परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या आ जाएगा ये, यानी कि हमें एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन, उसकी परसेंटेज है 92.36 और ये है हमारा 7.63, है ना। अब हम लोग लिखेंगे एटॉमिक रेशियो, है ना, एटॉमिक रेशियो में लेंगे हम लोग तो 92.36 बाई 12, तो ये आ जाएगा बच्चों 7.65 के करीब, 66 के करीब आ जाएगा ये, है ना। और ये है हमारा 7.63 बाई 1, तो ये भी आ जाएगा 7.63, है ना। तो अब देखो बच्चों, ये दोनों नियरली सेम है, तो सिंपलेस्ट रेशियो की बात करेंगे हम लोग, है ना। तो सिंपलेस्ट रेशियो में क्या आ जाएगा ये कि 7.66 बाई 7.63 को नियरली 1 लिख लूंगा, और यहां भी 7.63 को 7.63 को नियरली 1 लिख लूंगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH। अब हम कहेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ये क्या होगा, तो 12 प्लस 1 यानी कि 13। अब देखो बेटा, एक होता है N, ये होता है हमारा मोलर मास, मोलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो ये मोलर मास दे रखा है मैं 26, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकला 13, यानी कि N की वैल्यू क्या आ गया 2, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे फिर कि फिर कहेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी कि 2 इंटू CH, है ना। तो ये कितना आएगा C2H2, यानी कि जो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो बच्चों क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया हमारा 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी कि 2 इंटू CH, यानी कि क्या हो गया C2H2, यानी कि वो कंपाउंड क्या हो गया हमारा एसिटिलीन, ठीक है। ये हो गया हमारा एसिटिलीन, हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो ये सब बच्चे थे हमारे लास्ट के। एक और क्वेश्चन जो है जो एटॉमिक मास से रिलेटेड है, इसको भी मैं सोचता हूं आप लोगों को करवा देता हूं, ठीक है बच्चों। इसमें देखो बेटा, लास्ट हमने जो है लास्ट से जो है जो मुश्किल क्वेश्चन है उस सबको हमने कराने का सोचा था, ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं एंड में। ये है 33 क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 52 मोल्स ऑफ आर्गन, 52 U ऑफ हीलियम, ठीक है। और ये है हमारा 52 ग्राम ऑफ हीलियम। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 33,
देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। इसमें आपको कह रखा है कि 52 मोल ऑफ आर्गन, सेकंड दे रखा है 52 यू ऑफ He, और थर्ड दे रखा है 52 ग्राम ऑफ He। इन सब में एटम्स की बात फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। तो देखो इसको बहुत आसानी से समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखो बच्चों क्या होता है, इसके कंसेप्ट क्या होता है कि अगर एटॉमिक मास इन ग्राम है तो वो 1 मोल का मास होगा। जैसे कि मैं बात करता हूं हीलियम के लिए, तो 4 होता है इसका एटॉमिक मास। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4। तो आप कहोगे 4 ग्राम ऑफ He हैज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ He। यानी कि इसका 4 ग्राम, जब ग्राम हमें, जब एटॉमिक मास ग्राम में दे रखा होता है तो वो होता है उसके 1 मोल का मास। और 1 मोल में कितने होते हैं? एवोगाड्रोज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, है ना। तो 4 ग्राम हीलियम का मतलब हो गया इतने सारे एटम्स, ठीक है। तो अगर 52 ग्राम की बात करेंगे हम लोग तो उसमें कितने हो जाएंगे? तो आप कह सकते हो देयरफॉर इन 52 ग्राम ऑफ He सैंपल कितने हो जाएंगे बच्चों? तो कहोगे कि 4 ग्राम में होते हैं, 4 ग्राम में 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसलिए 1 ग्राम में 6.022 10 पावर 23 अपॉन में 4, इसलिए क्या कहेंगे 52 ग्राम में। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाई 4 इंटू 52, यानी कि 13 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने सारे एटम्स हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मैंने मेनली कंसेप्ट क्या है कि 4 ग्राम अगर हमारा दे रखा है तो इसका मतलब वहां पर हीलियम के 1 मोल होंगे। लेकिन अगर हमारे पास 4 AMU दे रखा होता, जैसे यहां दे रखा है 52 U, तो U हो गया या AMU हो गया, दोनों एटम का मास होता है, मोल का मास नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब यह हो गया कि 4U जो हो गया ऑफ He हैज 1 He एटम, ठीक है बच्चों। जो एटॉमिक मास अगर AMU में दे रखा है या U में दे रखा है तो वो सिर्फ उसके 1 एटम का मास होगा। जैसे कि 4 जो है हीलियम का एटॉमिक मास, तो 4U में हीलियम के सिर्फ 1 एटम होंगे। तो बताओ 52 में कितने एटम्स होंगे? सेकेंड पार्ट में 52U ऑफ He एटम्स, तो इसमें क्या होंगे? तो कहोगे नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे हमारे वो होगा 52 बाई 4, यानी कि सिंपली 13 एटम्स, ठीक है। अब बच्चों यहां तो हो गया हमारा, अब सीधा आ रहा है फर्स्ट पार्ट में। इसमें कह रखा 52 मोल्स ऑफ आर्गन, ठीक है। तो देखो 1 मोल में एवोगाड्रोज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो 52 मोल्स में कितने हो जाएंगे? तो लिखेंगे हम लोग 52 मोल्स ऑफ आर्गन इंप्लाइज दैट 52 इंटू इतने हो जाएंगे आर्गन के एटम्स, ठीक है बच्चों। तो इतने हो जाएंगे इसके एटम। तो बच्चों आज मैंने जो करवाया है अभी इस वीडियो में, मैंने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करवा दिए, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन भी करवा दिए, ठीक है। और इससे पिछले वीडियो में मैंने रिमेनिंग टॉपिक जो था इस चैप्टर का उसको कवर करवा दिया, ठीक है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करेंगे, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।